वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 7 साल, कम से कम 7 साल के लिए हमें एसआईपी करनी चाहिए। और अगर हमें करनी है तो कैसे करनी है, उसकी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए। यानी कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, बेस्ट एसआईपी प्लान फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स, आखिर ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमने 7 साल यहाँ पे क्यों चूज किया है। वाई इज 7 ईयर एसआईपी पीरियड रिकमेंडेड, यानी 7 साल के लिए ही क्यों, कम से कम 7 साल के लिए एसआईपी करनी है तो क्यों। देखिए, हिस्टोरिकल डाटा क्या कहता है, हिस्टोरिकल डाटा ये शो करता है कि इफ यू इन्वेस्ट इन एसआईपी फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स बिकम वेरी लो। यानी कि शेयर मार्केट में साइकिल चलती है। जब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड का पैसा कहां जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाता शेयर मार्केट के अंदर ही है। तो शेयर मार्केट में हर सेक्टर की साइकिल चलती है। जैसे कोई एफएमसीजी सेक्टर है तो वो अगले 5 साल तक अच्छा परफॉर्म करेगा, 7 साल तक अच्छा परफॉर्म करेगा। या आईटी सेक्टर है तो आप बेकार चल रहा है, आगे अच्छा चलेगा। तो कभी कोई सेक्टर डाउन, कभी कोई सेक्टर अप, ऐसे चलता है। तो जब शेयर मार्केट में जब मार्केट ऊपर नीचे ऐसे चलता है, तो कभी मार्केट ऊपर चल रहा है तो कभी मार्केट नीचे आया, फिर कभी मार्केट ऊपर चला गया। तो 7 साल के अंदर लगभग मार्केट अगर नीचे भी है तो ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, और ऊपर है तब भी ऊपर ही रहता है। यानी साइकिल ओवरऑल देखेंगे कि अगर उसके अंदर कोई बैड फेज आ गया है, अगर बैड फेज आ गया है तो 7 साल के अंदर वो फेज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि मिनिमम अगर आप 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नो डाउट आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्या कर रहा है कि हिस्टोरिकल डाटा ये कहता है कि अगर आप 7 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो नेगेटिव रिटर्न होते हैं वो बिकम, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बिकम जीरो हो जाती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म पीरियड यानी कि 1 से 3 साल के लिए यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैन बी वॉलेटाइल, यानी कि मार्केट क्या होता है, वॉलेटाइल हो सकता है। आप पिछले 1.5-2 साल से डाटा देखेंगे, अभी का देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। आपको मैं निफ्टी 50 का चार्ट दिखा देता हूं। और यहाँ पे अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे तो पिछले 5 साल के अंदर डेटा देखिए, यहाँ से मार्केट काफी नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से सडनली नीचे आया, फिर ऊपर आया, नीचे। तो ये काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको दिख रही है यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म में आप देखें पिछले 2 साल के अंदर मार्केट ने काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई है यहाँ पर, पिछले 2 साल के अंदर। तो ये क्यों हुआ, ये मार्केट में हुआ क्यों है इसकी बात नहीं कर रहे हम, लेकिन ये होता है अक्सर कर। तो शॉर्ट टर्म में क्या रहता है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, और वॉलेटिलिटी जब ज्यादा होती है तो मार्केट ज्यादा रिस्की होता है, और हमें ऐसे रिस्क ज्यादा ले लेने चाहिए। तो क्या करते हैं, बट अ लॉन्गर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रिड्यूस रिस्क। तो लॉन्गर में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे लॉस दिख रहा है, आप देखने को है ना, कि मार्केट वहीं पे घूम रहा है। किसी ने यहाँ पे पैसा लगा दिया तो यहाँ पे वो लॉस में चल रहा है, किसी ने यहाँ लगा दिया तो यहाँ पे लॉस में चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लगा दिया तो चलो प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा देंगे, कितना, 6 साल 7 साल का कर देंगे, तो देखिए 6-7 साल में आप देखेंगे यहाँ पे, पहले 5 साल का देखेंगे यहाँ पे डाटा और मैक्स कर देंगे। तो पिछले अगर 7 साल का डेटा देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट नीचे से ऊपर गया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें पैसा क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा रिस्क होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, स्टे इन्वेस्टेड फॉर एटलीस्ट 7 ईयर, कम से कम 7 साल के लिए अगर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिस्क काफी रिड्यूस हो जाता है, रिस्क काफी कम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इन्वेस्ट 20-40% इन मिड कैप फंड्स। यानी आपको अगर 7 साल के लिए हम एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन करनी कहां पर है, आपके ज्यादातर क्वेरीज यही रहती हैं कि भैया हमें बता दीजिए बेस्ट म्यूचुअल फंड, किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए हम आज को आपको बताते हैं कि हमें 20 से 40%, यानी कि जो हमारी कमाई होती है, जो हमारी इनकम होती है, उसमें से जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे देखिए आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 100 रुपए के में हम बोलते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हैं कि भाई 20% तो इन्वेस्ट कीजिए। तो उस 20% का 20 से 40% पैसा कहां लगाना है हमें, मिड कैप फंड्स के अंदर हमें लगाना है। अब क्यों लगाना है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वाई मिड कैप फंड्स, यानी कि मिड कैप कंपनीज रफली रैंक्ड 101 से लेकर के 250 कंपनियां जो होती हैं, यानी कि टॉप क्लास की पहली दूसरी तीसरी 100 कंपनियों को छोड़ दो, वो आपकी लार्ज कैप हो जाती हैं। तो 100 से 101 102 जो रैंक करती है ना 250 तक, वो आपकी मिड कैप कंपनी कहलाई जाती है। तो हम उनके अंदर पैसा लगाएंगे। बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन have delivered some of the
हाईएस्ट लॉन्ग टर्म रिटर्न। यानी मिड कैप में क्या रहता है कि यहाँ पे लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा रिस्क बढ़ गया, तो जब रिस्क बढ़ जाता है तो वहां पे रिटर्न भी बढ़ जाता है। तो मिड कैप में हमें काफी बेहतरीन रिटर्न पिछले पास्ट के कुछ सालों में मिले हैं। ओवर द लास्ट 20 ईयर्स द निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म मैनी लार्ज कैप। यानी कि पिछले 20 साल से, डेटा की बात कर रहा हूं मैं, पिछले 20 साल के अंदर जो मिड कैप ने जो लार्ज कैप कंपनी थी ना, उनको भी आउट परफॉर्म करके काफी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। किन्होंने? मिड कैप ने। ठीक है। ब्रॉड मार्केट इंडिसेस। अब बेनिफिट बात कर लेते हैं किसके? मिड कैप के बेनिफिट। हाई ग्रोथ पोटेंशियल, इनके अंदर रिस्क ज्यादा होता है तो इनके अंदर पोटेंशियल होता है अच्छा खासा, क्योंकि आज की मिड कैप कंपनी जो भैया 100वें नंबर पे होगी वो लार्ज कैप भी तो बन सकती है, वो टॉप 100 के अंदर आ सकती है, टॉप 50 के अंदर आ सकती है, टॉप 10 के अंदर आ सकती है। तो अगर इनके अंदर आ सकती है तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है। तो इनके अंदर क्या रहता है? पोटेंशियल ज्यादा होता है ग्रोथ करने का। वेल्थ क्रिएशन ओवर लॉन्ग पीरियड, लेकिन लॉन्ग टर्म में करता ऐसा नहीं कि भैया आज कंपनी है तो वो लार्ज कैप कंपनी 10 दिन के अंदर बन जाएगी या 3 महीने या 1 साल के अंदर बन जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है। तो भैया लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तभी वो मिड कैप लॉन्ग टर्म लार्ज कैप बन सकती है। लेकिन रिस्क क्या होता है? मोर वोलेटाइल देन लार्ज कैप फंड्स। तो भैया जो जब मिड कैप है तो रिस्क ज्यादा है, यानी कि जो लार्ज कैप फंड के मुकाबले जो वॉलेटिलिटी होती है वो मिड कैप में ज्यादा होती है। यानी कि यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। और आपको अगर प्रॉफिट कमाना है, रिटर्न्स कमाने हैं, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप रिस्क को बियर कर सकते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्राइस कैन फॉल शार्पली ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन। तो भैया मिड कैप में क्या रहता है? जब भी मार्केट में रिस्क है, यानी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो लार्ज कैप के मुकाबले यहाँ पे प्राइस जब भी करेक्शन आएगा तो इसके अंदर सडनली प्राइस क्या कर सकती है? डाउन जा सकती है, नीचे जा सकती है, क्रैश कर सकती है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, इन्वेस्ट 20 to 40% ऑफ योर SIP इन मिड कैप इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज्ड मिड कैप फंड्स। यानी कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो हर महीना, उसका 20 से 40% पैसा आपको क्या लगाना चाहिए? मिड कैप के अंदर लगाना चाहिए। या तो मिड कैप के जो इंडेक्स फंड होते हैं वहां पे लगा दीजिए, या फिर जो एक्टिवली मैनेज जो एक्टिव मिड कैप फंड होते हैं वहां पे लगा दीजिए। ठीक है। जैसे एक्टिव मिड फंड क्या है? मिड कैप 150 इंडेक्स है, मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है। और अगर हम बात कर लेते हैं तो जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, तो ये क्या हो गया? या तो एक्टिवली मैनेज या इंडेक्स वाले मिड कैप में लगा दीजिए, लगाना चाहिए। तो अगर आप 10,000 रुपये टोटल हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 से 40% कितना हो गया? 2,000 से 4,000 रुपए आपको कहां पे लगाने हैं? मिड कैप फंड के अंदर। आपको 2 से 4,000 रुपए आपको करीब मिड कैप फंड के अंदर लगाने हैं। तो ये तो मिड कैप की बात आ गई। अब बात कर लेते हैं कि इन्वेस्ट 10 से 30% पैसा, 10 से 30% रुपीज आपको कहां पे लगाना है? यूएस मार्केट के अंदर लगाना है। अब यूएस मार्केट क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट कंटेन्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स। तो यूएस का जो टेक सेक्टर की बात कर लेते हैं, तो जो ग्लोबल लीडर हैं, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, अमेजन है, अल्फाबेट है, एनवीडिया वगैरह बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि क्या करती हैं? लीड कर रही हैं, है ना। तो दीज कंपनीज जनरेट अर्निंग वर्ल्ड वाइड, यानी ये कंपनियां पूरे वर्ल्ड में पैसा कमा रही है, पैसा छाप रही हैं। तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, और हमें इंडिया के मार्केट से अगर पैसा अच्छा नहीं मिलेगा तो हमें यूएस का मार्केट पैसा अच्छा बना के दे सकता है। यानी कि हमारा ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, इंडिया और अमेरिका ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, और इसका हमें फायदा मिल सकता है। ठीक है ना। तो एक्सपोजर टू ग्लोबल इनोवेशन, हम ग्लोबल पैसा लगा रहे हैं, टेक में जनरेटर कंपनियों में लगा रहे हैं। पोटेंशियल करेंसी एप्रिसिएशन, यानी कि यूएसडी और आईएनआर का जो फंडा है, अगर हमारा जैसे एज ए इंडियन सोचेंगे तो हमारा रुपये मजबूत होना चाहिए, लेकिन अगर हम पैसे कमाने की बात सोचेंगे तो हमारा रुपये जितना कमजोर होगा उतना हमारे लिए फायदा है, क्योंकि हमने यूएस के मार्केट में पैसा लगा रखा है। ठीक है ना। तो हालांकि हम तो इंडिया के बारे में सोचेंगे, यानी रुपये हमारा मजबूत बनना चाहिए, लेकिन अगर आपने यूएस मार्केट में पैसा लगा दिया है और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो आपको और ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। ठीक है। तो सजेस्टेड इंडेक्स क्या है यूएस के? आप नेस्डेक 100 में लगा सकते हैं, S&P 500 में आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि पर्टिकुलर आप इसी के अंदर लगा दीजिए। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि आप पैसा कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, डिसीजन आपको लेना है। और अगर आप डाउटफुल हैं तो आप सेबी से रिलेटेड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सजेस्टेड एलोकेशन कितना था? मैंने बोला 10 से 30% जो अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका। मान लीजिए आप 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं हर महीने, तो इसका 10 से 30% कितना हो गया? 1,000 से लेकर के 3,000 रुपए हर महीने आपको आप इनके अंदर कंसीडर कर सकते हैं कि यूएस टैक्स बेस्ड कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एड गोल्ड। 10 से 20% आपको पैसा गोल्ड में लगाना चाहिए। गोल्ड में क्यों? क्योंकि गोल्ड प्रोवाइड क्या करता है?
पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करता है, ये डाइवर्सिफाई करता है हमारे पोर्टफोलियो को। प्रोटेक्शन ड्यूरिंग मार्केट क्रैश, जब मार्केट क्रैश करता है तो उसमें प्रोटेक्शन देता है, यानी कि हेजिंग करता है, हमारे गोल्ड हमारा हेजिंग करता है पोर्टफोलियो की, इन्फ्लेशन को हेज करता है। सेफ हेवन एजेट, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज आती हैं, ग्लोबल लेवल पर जब अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितताएं आती हैं तो उस समय पर सेफ हेवन की तरह काम करता है, सेफ हेवन सेट होती है। तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? एक तो होता है गोल्डन म्यूचुअल फंड होते हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड होते हैं वहां पे, या गोल्ड के ETF होते हैं, या फिर आप फिजिकल गोल्ड भी बाय कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सजेस्टेड एलोकेशन कितना बोला मैंने, 10 से 20%, यानी कि अगर आप 10,000 रुपए की टोटल मंथली SIP करते हैं तो उसका 10 से 20% कितना हो गया, 1,000 से लेकर के 2,000 रुपए आप मंथली गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एड बैलेंस एडवांटेज फंड की बात कर लेते हैं। तो जो बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं वो हमें क्यों लेने चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर? देखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड क्या करता है, इक्विटी के अंदर पैसा डालता है, साथ में डेट के अंदर भी डालता है। तो ये जब दोनों कंपोनेंट जब मिल जाते हैं तो हमारा जो पैसा होता है वो ज्यादा सिक्योर हो जाता है, यानी कि हमें रिटर्न भी मिलते हैं और हमारा जो पैसा लगा होता है उस पर रिस्क भी काफी मिनिमाइज हो जाता है। द फंड मैनेजर एडजस्ट एलोकेशन डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। तो मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग फंड मैनेजर क्या करता है, इसका एलोकेशन करता है, ठीक है ना, एडजस्टमेंट करता है। बेनिफिट क्या रहते हैं, व्हेन मार्केट आर एक्सपेंसिव, जब मार्केट एक्सपेंसिव होता है तो मोर मनी शिफ्ट टू डेट। जब मार्केट ज्यादा एक्सपेंसिव होता है तो डेट में ज्यादा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसके जरिए, फंड मैनेजर के जरिए। और व्हेन मार्केट फॉल, जब मार्केट फॉल करता है तो मोर मनी शिफ्ट टू इक्विटीज। जब मार्केट फॉल करता है तो ज्यादा पैसा इक्विटी में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे कि हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले। दिस रिड्यूस पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी, और ये कॉन्सेप्ट जो वॉलेटिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है। पर्पस क्यों है कि पर्पस क्या है कि एक्ट एज स्टेबिलिटी कंपोनेंट ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी कि पोर्टफोलियो को जितना ज्यादा स्टेबल रखा जाएगा हमें उतने ही सस्टेनेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो असेट और सजेस्टेड एलोकेशन, मिड कैप में आपको 20 से 40% पैसा, यानी कि अगर आप टोटल 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीना तो 2 से 4,000 रुपए आपको यहां पे लगाना है मिड कैप के अंदर। US स्टॉक मार्केट में कितना लगाना है आपको, 1 से लेकर के 3,000 रुपए हर महीना। और गोल्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि 1 से 2,000 रुपए हर महीना, और बचा हुआ है आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर, ठीक है ना। अगर इस तरह से करते हैं तो क्या होता है, दिस क्रिएट अ पोर्टफोलियो दैट्स बैलेंस ग्रो एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क और ग्रोथ का जो हमें भाई ग्रोथ भी चाहिए, और ग्रोथ चाहिए तो रिस्क को भी क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो ग्रोथ और रिस्क को मैनेज करके एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा जो कि हमें एक लॉन्ग टर्म के अंदर हमें अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है, ठीक है जी। चलिए, अब व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन एवरीथिंग। अब हमें इसके अलावा और भी कैटेगरी हैं, तो भैया उन और कैटेगरी के अंदर क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों, देखिए फ्लेक्सी कैप भी है, मल्टी कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। रीजन इसका ये है कि एडिंग टू मैनी फंड्स, यानी कि अगर हम ज्यादा फंड्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख लेंगे तो इससे क्या है, मैसअप होता है, ज्यादा फंड्स को मैनेज करना टफ हो जाता है, और इससे हमें कई सारी दिक्कतें आती है, मैनेज टू हार्डर टू मैनेज हो जाता है, यानी कि मैनेज करने में दिक्कत आती है। और रिड्यूसिंग क्लैरिटी इन असेट एलोकेशन, और फिर हम असेट एलोकेशन में कैसे करना चाहिए ज्यादा मोर कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ज्यादा ETF की कैटेगरीज को भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल नहीं करना है, ठीक है जी। चलिए, अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंपोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, यानी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी क्यों होता है। द रिकमेंडेड पोर्टफोलियो कंबाइंस क्या करता है, देखिए इंडियन के मिड कैप और हाई ग्रोथ। तो इंडिया का जो मिड कैप है उसके अंदर हाई ग्रोथ मिलेगी, रिस्क तो है लेकिन हाई ग्रोथ भी मिलेगी। US के स्टॉक हैं, यहां पर आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाएगा, ग्लोबल एक्सपोजर। गोल्ड है वो आपको प्रोटेक्शन देगा, यानी कि सेफ एसेट हेजिंग का काम करेगा। और बैलेंस एडवांटेज फंड आपको स्टेबिलिटी देगा। तो स्टेबिलिटी प्लस प्रोटेक्शन प्लस ग्लोबल एक्सपोजर प्लस हाई ग्रोथ, ये आपको क्या करेगा, डाइवर्सिफिकेशन हैज रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको जो देगा ना, ये आपको एक स्टेबल पोर्टफोलियो बना के देगा, और जो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। तो आपकी हेडेक भी कम होगी और आपको आपका फंड भी प्रॉपर तरीके ग्रो करेगा। तो SIP हेल्प्स मैनेज मार्केट वॉलेटिलिटी। अब SIP हमारी फायदेमंद क्यों होती है, क्योंकि ये मार्केट की वॉलेटिलिटी वगैरह देती है, मैनेज कर लेती है, या हम यूं कहें कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल योर मनी एट वन प्राइस पीस, सारा पैसा एक साथ डालने के मुकाबले हमें SIP करना अच्छा रहता है। तो SIP से क्या होता है, हमारा रिस्क स्प्रेड हो जाता है और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का हमें फायदा मिल जाता है।
बेनिफिट क्या होते हैं? रिड्यूस टाइमिंग रिस्क हमारा एवरेज हो जाता है, और लोअर एवरेज परचेज कॉस्ट ड्यूरिंग द मार्केट करेक्शंस, है ना। तो हमारे मार्केट जब करेक्शंस आते हैं तो वहां पे हमें लो प्राइस में हमें ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, और एनकरेज डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। और एसआईपी करने से हम एनकरेज होते हैं, मोटिवेशन मिलती है कि भैया लगातार कंटिन्यूसली हमें इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो सजेस्टेड पोर्टफोलियो एग्जाम्पल हम 10,000 रुपये की बात कर लेते हैं। तो भैया मिड कैप में 30% तो 3,000 रुपये हर महीना, यूएस मार्केट में 20% तो 2,000 रुपये हर महीना, गोल्ड के अंदर 15% तो 1,500 रुपये हर महीना, और बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर 3,500 रुपये हर महीना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा एक पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन एज फैक्टर के अकॉर्डिंग, रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग, और हमारी जो टाइम फ्रेम होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये पोर्टफोलियो चेंज भी हो सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हर एज के पोर्टफोलियो के लिए बैलेंस पोर्टफोलियो है। अगर हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो हम अपने एलोकेशन यहाँ से हम यहाँ पर ज्यादा शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं चीजों को। तो आपको रिस्क, गोल और टाइम ड्यूरेशन देखना पड़ेगा, उससे आप चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको डाउट आता है कि भैया मेरी आपकी एज ये है, आपका गोल ये है, आपका रिस्क ये है, तो आपके लिए क्या होना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अलग से कमेंट करके उसका आंसर देकर आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो समरी की बात कर लेते हैं। मिड कैप फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल की तरह काम करेगी। यूएस स्टॉक मार्केट फॉर ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सपोजर के लिए, टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर चाहते हैं और ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं तो वहां पे यूएस आ जाएगा। गोल्ड के लिए टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और मार्केट करेक्शन में जो उसको मैनेज करना है तो गोल्ड बेटर रहता है। और बैलेंस एडवांटेज फंड किसके लिए रहता है? टू रिड्यूस वॉलिडिटी को रिड्यूस करने के लिए और प्रोवाइड पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए आपका क्या रहता है? बैलेंस एडवांटेज फंड बेटर रहता है। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके मन के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन्वेस्टिंग करते रहिए, और कुछ ना कुछ हमारे जरिए नया सीखते रहिए। और सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विशेष ख्याल रखेगा। जय हिंद, जय भारत।